नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। जनता ये टकटकी लगाए बैठी थी कि शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा, 2 राज्यों के खासतौर पर चुनाव खत्म होने के बाद जो मुद्दों का एक अंबार है, वो मुद्दे उन पर जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर बात की जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि लग रहा है कि ये मूड बनाकर ओम बिरला बैठे हुए हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने ही नहीं दी जाएगी। क्योंकि जैसे ही शोर शराबा होता है, जो कि विपक्ष का काम है, क्योंकि वो मुद्दे उठाना चाहते हैं, जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते हैं, वो अडानी पर बात करना चाहते हैं, वो मणिपुर पर बात करना चाहते हैं, वो संबल में हुई हिंसा पर बात करना चाहते हैं। और जैसे ही अडानी का नाम जबान से निकाला जाता है, शोर शराबा होता है और उन्हें कहने में जरा भी ये हिचक नहीं होती है ओम बिरला को, और वो साफ तौर पर कह देते हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई अब इतने बजे तक के लिए और फिर उतने बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई इसी तरीके से स्थगित होती रही तो सरकार को जवाब दे इन मुद्दों पर किस तरह से और कैसे बनाया जाएगा। संसद के बाहर तो लगातार विपक्ष इन सवालों को उठा ही रहा है, जो उसके वाजिब और मौजूद सवाल हैं। लेकिन पार्लियामेंट फिर किस लिए बनी है? पार्लियामेंट का काम ही यह है कि देश के लिए कानून बनाना, जनता के लिए कानून बनाना, अहम मुद्दों पर वहां पर बहस करना, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको जवाबदेह बनाना, और विपक्ष का काम है मजबूती से उनकी आवाज को उठाना, और उन्हें वही काम नहीं करने दिया जा रहा है। 2024 से पहले का वक्त आपको याद ही होगा, जब 148 के करीब सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब क्योंकि संख्या इधर कम हो गई है, बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, और उधर संख्या बढ़ गई है, और अब तो 2 नए सांसद कांग्रेस के और आ गए हैं, जिसमें एक बहुत ही चमकता हुआ नाम है प्रियंका गांधी का। तो जाहिर सी बात है, अब वो सब कुछ कर पाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ किया जा रहा है जिससे पार्लियामेंट की कार्रवाई उस तरीके से ना चल पाए, और इसका इल्जाम लगाया जाए विपक्ष पर। क्योंकि जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जो कि सिर्फ एक तरफा संवाद करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं, जिनको बार बार जनता नकारती है, वो हुड़दंग मचाते हैं और पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलने देते हैं, और वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चले। मैं आपको एक गारंटी से कह सकती हूं कि जिस भी दिन प्रधानमंत्री चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे, उन्हें कोई बात अपनी कहनी होगी, कोई बिल शोर शराबे के बीच में पास कराना होगा, तब ये कार्रवाई इस शोर शराबे के बीच में भी चलती रहेगी, क्योंकि ऐसा हमने पहले देखा है। आज जो एक तस्वीर, बेहद खूबसूरत तस्वीर जो आज हमें देखने के लिए मिली, और अब हम ये कह सकते हैं कि बहन भाई और जो उनकी माता जी यानी कि सोनिया गांधी राज्यसभा में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब लोकसभा में नजर आएंगे। आज प्रियंका गांधी ने शपथ ली, एक सांसद के तौर पर 4 लाख के करीब वोटों से वो जीती हैं, एक उनकी हिस्टोरिक जीत है, और कई खूबसूरत नजारे आज हमने वहां पर देखे। प्रियंका गांधी को कैप्चर करते हुए राहुल गांधी नजर आए, वहां पर उनका स्वागत हुआ, शोर शराबा हुआ, और आज ही प्रियंका गांधी जब शपथ ले रही थी, तभी उन्होंने देख लिया कि पार्लियामेंट में जब वो बोलेंगी तो उन्हें किस तरह से दूसरी साइड यानी कि सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके शोर शराबे का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप ये देखें कि लगातार इसी तरीके से शोर शराबे की भेंट जो है, ये पूरी पार्लियामेंट चल रही है। दूसरी तरफ जो एक और मुद्दा है, जो बेहद अहम और संगीन मुद्दा है, जिस पर लगातार बात हो रही है, वो है चुनावी धांधली की। और ये चुनावी धांधली सिर्फ अब ईवीएम तक महदूद नहीं है, बल्कि एक नया पैटर्न जो है वो लाया गया है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि वोटिंग परसेंटेज से जो वोटर्स हैं वो किस तरह से बढ़ जाते हैं, और काउंटेड और कास्टेड वोट में जो फर्क है, उसका एक नया जो पैटर्न जो है वो बनाया गया है। अब आप ये देखिए कि महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं, तो 5 बजे तक जो इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया वो था 58.22%, यानी कि 58.22% तक लोगों ने मतदान किया, वोट डाले। ये महाराष्ट्र का है। फिर वो लगभग 11 बजे के आसपास बढ़कर हो जाता है 65.02, और उसके बाद जो फाइनल फिगर है वो हो जाती है 66.05। और अगर 5 बजे और फाइनल फिगर है उसका अगर आप मिलान करें और वोटर्स की संख्या का इजाफा अगर आप देखें, तो लगभग ये 76 लाख हो जाता है।
76 लाख, आप जरा सोचिए। और अगर हम पूरे चुनाव अब तक के उठाकर देखें तो जो 5 बजे का जो डेटा होता है और जो फाइनल डेटा होता है, अमूमन उसमें फर्क 1% से भी कम का होता है। और यहाँ पर 7.83% का इजाफा इसमें किया गया है। अब आप ये सोचिए, ये पैटर्न लोकसभा से शुरू हुआ था, फिर इसका इस्तेमाल हरियाणा में किया गया और बम्पर तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है महाराष्ट्र में। आज जो कांग्रेस के नेता हैं गुरदीप सिंह सप्पल, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हमने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि 10,000 मतदाता जहां जहां महाविकास अघाड़ी के वोट है वहां से हटाए जा रहे हैं, बोगस मतदाताओं की तादाद उसमें बढ़ाई जा रही है। हमें ये डर है कि जितने वोट हमें लोकसभा में मिले हैं उससे और हमारे जो मतदाता हैं उनके 30 लाख के करीब की जो उनकी संख्या है उसको घटाया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है और बोगस मतदाता जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरी फिगर दी है कि कैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में जो लगभग 4.5 महीने का वक्त है, कैसे लाखों की संख्या में वोटर जो हैं वो महाविकास अघाड़ी के घट जाते हैं और महायुति के बढ़ जाते हैं। और उन्होंने एक और फिगर दी है कि जो मतदाताओं की तादाद जो बढ़ रही है वो 2019 और 2024 के बीच में जितने 5 सालों में नहीं बढ़ी, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ 5 महीने में बढ़ गई है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो तथ्य सामने लगातार रखे जा रहे हैं। और अब ये लग रहा है कि चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर सिविल सोसाइटी के लोग हो और पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि ये लड़ाई, ये संग्राम जो है अब सड़क पर होना है। क्योंकि लगातार ये धांधली लोकसभा से शुरू होकर लगातार चल रही है। लोकसभा से तो ये आपको पता चलनी शुरू हुई, उससे पहले भी हो सकता है 2019 में भी ऐसा कुछ हुआ हो, 2014 में भी ऐसे ही कुछ हुआ हो, और उससे पहले जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हुए उसमें भी खासतौर पे छत्तीसगढ़ का जिस तरह से नतीजा आया उसको लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। सवाल यही उठ रहे हैं कि इस लोकतंत्र की में क्या जनता के जनादेश की लूट की जा रही है, वोटों की लूट की जा रही है, ठगी की जा रही है, लोगों को ठगा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह के नतीजे आए हैं वो तो ऐसे लगते थे कि जैसे मानो कि एक सुनामी थी महाराष्ट्र में बीजेपी की, महायुति की। और लोगों को सेलिब्रेशन के लिए बाहर सड़कों पे आके एक तरह से नाच गाकर उस सेलिब्रेशन करना चाहिए था, लेकिन आपको एक भी सेलिब्रेशन आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा, ना किसी लीडर का, ना फिर जनता का। तो सवाल ये उठ रहा है कि जिस महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महायुति को कटघरे में खड़ा करके, महाविकास अघाड़ी को कटघरे में खड़ा करके ये कहा जा रहा है कि लोग आपको नकार रहे हैं, जनता आपको नकार रही है। देखिए, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे अब लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। एक तरफ ये इस तरह के नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो तथ्य हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। संजय राउत से लेकर तमाम नेता लगातार ये कह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये कहा ही था कि हमें ईवीएम से नहीं, अब बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए और इसको लेकर हम एक अभियान, एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और अखिलेश यादव को तो आपने सुना ही था, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 80 में से अगर 80 सीटें भी मेरी आ जाती हैं तो भी मैं ये कहूंगा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। ईवीएम खाली एक मसला नहीं है, फ्री एंड फेयर चुनाव होना सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि चुनावी धांधली अलग अलग पैमाने पर, अलग अलग तरीके से की जा रही है। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाकर, वोटर्स को बढ़ाकर और बोगस वोटर्स डालकर, और जो वोटर्स हैं उनको हटाकर, डिलीशन करके, लोग जब वोट करने के लिए जाएं तो उन्हें वोट करने के लिए ना दिया जाए, बंदूक की नोक पर उनको रोका जाए। वो हमने उत्तर प्रदेश में देखा। रामपुर मॉडल से आगे अब ये नया मॉडल हमने जो उपचुनाव हुए उसमें देखने के लिए हमें मिला। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आखिर पार्लियामेंट की कार्यवाही क्यों नहीं चलने दी जा रही है। कि अडानी अब देश हो गए हैं, यानी कि देश का मतलब अब अडानी हो गया है। मोदी मतलब अडानी तो हमने सुना था, लेकिन क्या अब देश का मतलब अडानी हो गया है? क्योंकि अडानी का लफ्ज आप मुंह से निकालें और उसके बाद जो होता है वो पार्लियामेंट में आप रोज देख रहे हैं। और पार्लियामेंट के बाहर आप ये देखें कि पूरा मीडिया का एक धड़ा अब अडानी पर नहीं बल्कि राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं, अडानी का मुद्दा उठाने के लिए। और इसी तरीके से
से पूरा सोशल मीडिया का जो एक धड़ा है ये कैंपेन चला रहा है। अब तो कुछ वकील भी आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल देश को बदनाम करने की कोशिश है और अडानी एक तरह से निर्दोष है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए जिनसे इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर कब तक इसी तरह से ये सब कुछ इस देश में चलता रहेगा, कब तक लोकतंत्र की, जनतंत्र की, जनादेश की ठगी और लूट होती रहेगी। और अब तो ये लूट से आगे का मामला डकैती तक पहुंच गया है, इसे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मण यादव जी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट डॉक्टर सुनीलम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल कार्यक्रम में। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद भले ही 240 पर वो सिमट गए हों, लेकिन वो भी कैसे 240 तक पहुंचे वो सवाल उठे। फिर उसके बाद हमने अब हरियाणा के हमने चुनाव देखा और जम्मू कश्मीर का देखा, झारखंड और महाराष्ट्र का देखा। महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हुआ और खासतौर से महाराष्ट्र में जो हुआ है, कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई गई है, जो कुछ धांधली हुई है उसके अब सबूत हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हारने के बाद अब विपक्ष कुछ ऐसे ही कह रहा है, बल्कि लगातार जो विश्लेषक हैं, जो इस पर काम कर रहे हैं, जो एजेंसीज हैं, वो लगातार अपना डेटा प्रोड्यूस कर रही हैं और लोगों के सामने रख रही हैं, जो जिसको चुनाव आयोग जिस पर जवाब देने में अब तक असमर्थ है या वो देना नहीं चाहता है। असमर्थ, मैं शायद बहुत शालीन होकर बात कर रही हूं, वो जवाब देना ही नहीं चाहता है क्योंकि उसको पता है वो किसके लिए काम कर रहा है। जैसे विपक्ष कहता है वो बी पार्टी होकर काम कर रहा है। और दूसरा, वही पार्लियामेंट में आप अडानी का नाम लीजिए, आप मणिपुर का नाम लीजिए, आप संबल का नाम लीजिए और आप उस पर जवाबदेह बनाइए सरकार को, लेकिन कार्रवाई चलती ही नहीं है। जैसे ही शुरू होती है वैसे ही उसको स्थगित कर दिया जाता है। आखिर देश में कब तक ऐसे ही उसी तरह से चलता रहेगा? बहुत शुक्रिया बुशरा जी अपनी बातचीत में शामिल करने के लिए। दो गंभीर सवाल हैं, एक तो चुनाव प्रक्रिया से और दूसरा संसद से जुड़ा हुआ है। और अगर इन दोनों को जोड़ दें, यानी निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया यानी चुनाव आयोग और दूसरा संसद, तो ये सब सीधे जुड़ता है संविधान से। और संविधान के बने हुए 75 साल पूरे हुए, एक बहुत शानदार जश्न हुआ संसद भवन के पुराने गलियारे में। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई वहां से कि संविधान जब बना तो कैसे वाद विवाद संवाद हुआ, परस्पर विरोधी विचार भी थे, हजारों साल का भारत का आइडिया ऑफ इंडिया का संघर्ष, उसे सहेज करके संविधान बना। इसे हमें जीना है, इसकी रक्षा करनी है, हम इसके सामने नतमस्तक हैं। और अभी देखिए बुशरा जी, हम क्या बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका ही संदिग्ध है और संसद न्यायप्रिय तरीके से काम नहीं कर रही है। यह हकीकत है, विरोधाभास देखिए। ये चुनाव आयोग वाली बात पहले हम लेते हैं, क्योंकि ईवीएम पर बात आएगी तो लोग चुनाव आयोग पर शायरी मिलेगी। राजीव भार्गव ने एक शायरी सुनाई थी कि बेवफाई का सबक हम पर आ जाता है, ईवीएम बोल रही है। यानी लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, जिसका सबसे बड़ा अगर कोई एक वैल्यू अगर मैं कहूं तो सबको वोट देने का अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट की कीमत, यह है न्याय का सम्मान अधिकार। अब लोकतंत्र 75वें साल में अपने संविधान में वोट की हिफाजत ही न कर पाए, या वोटर को इस बात का यकीन ही ना हो कि उसका वोट सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसकी हिफाजत हो रही है, उसकी गिनती सही हो रही है कि नहीं, फिर लोकतंत्र की बुनियाद में क्या गहरा सवाल खड़ा नहीं होता? सवाल नंबर एक। और ये कोई नया सवाल नहीं है। ये ईवीएम मशीन जब आई तो मतलब पता नहीं, अब ये हास्यास्पद हो गया, इस पर क्या ही बात करें कि जो देश बनाए वो इसका पालन नहीं करते और कुछ कुछ चुनाव विपक्ष जीत जाता है, कुछ सत्ता पक्ष जीत जाता है। तो चुनाव आयोग से के बाद जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो कोर्ट कहता है कि आप चुनाव जीत जाते हैं तब तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते, हार जाते हैं तो उठाते हैं। मतलब सोचिए, बीजेपी वाली भाषा। जबकि खुद लालकृष्ण आडवाणी 2009 में सवाल उठाए, जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो पूरी किताब लिख दी। लेकिन चूंकि जो विपक्ष है वो इस पर कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाता है ईवीएम के मसले पर, इसलिए वहां से हास्यास्पद हो जाता है। अभी जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब हमें बैलेट चाहिए, अब चाहिए। और मुझे याद है एक बहुत शानदार वाक्य
अखिलेश यादव का संसद में 37 सीटें जीतने के बाद, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद, अखिलेश यादव ने बहुत मैच्योर कमेंट किया कि मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं तो भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ये एक मैच्योर, अब अगर विपक्ष इसको ठोस रणनीति बना ले तो इसका काम करे। अब इसका उससे महाराष्ट्र से ज्यादा एग्जाम्पल क्या मिलेगा? बुशरा जी, एक वीडियो आपने भी देखी होगी कि एक वीडियो कॉल पर एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास तो 281 ईवीएम का एक्सेस है, लेकिन मैं 105 जो आप सीटें कह रहे हो उसमें से 63 आपको जीत के दे सकता हूं, बाकी सब नहीं। थोड़ा जांच कर ले। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो फेक है या सही है, लेकिन अगर वो पूरे लोकतंत्र की बुनियाद में चुनाव की प्रक्रिया पर गहरा सवाल खड़ा कर रहा है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? फिर आपके सवाल का वो वाली लाइन मुझे दोहरानी पड़ेगी कि फिर चुनाव आयोग संविधान की रक्षा कहां ही कर रहा है, वो कुर्सी पर बैठे हुए अपने आकाओं की रक्षा कर रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा है। एक तो ये बात, इसलिए बहुत ठोस इस पर एक रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप वोट की हिफाजत ही अगर नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र और संविधान तो कागज का पुलिंदा नहीं है ना, वो एक जीवंत दस्तावेज है। और महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी खुद नहीं जानती थी कि वो इतनी सीटें जीत रही है, हरियाणा में वो खुद नहीं जानते थे कि इतनी सीटें जीत रहे हैं, फिर अचानक होता क्या है, झारखंड वो हार जाते हैं। मतलब ये कौन है जो इस इतने सलीके से सब कुछ कर रहा है कि उसके पास दोनों पक्ष के तर्क हैं। अब आते हैं संसद पे बुशरा जी। संसद में क्या हो रहा है? आपने सवाल में एक पक्ष बहुत अच्छा रख दिया। विपक्ष कह रहा है अडानी पर सवाल कर लो भाई, भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम बड़े सवाल हैं, देश का सवाल है, देश के तमाम पूंजीपतियों का सवाल है। एक पूंजीपति के हाथों पूरा देश क्यों बेच रहे हैं आप, गिरवी क्यों रख रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि संबल में देखो पहले वोट लूट लिया, अब जो है सेकुलरिज्म पर हमला बना करके वहां सांप्रदायिक दंगा करा दिया, 5 लोगों को मार दिया। विपक्ष कह रहा है कि भाई एक बार बात तो कर लो। तो मैं आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, आज मैं उनका जेस्चर देख रहा था लोकसभा अध्यक्ष का। पहले वो भाषण होता है, संविधान इसी जगह बना, वहां भी वाद विवाद हुआ था, बैठिए हम बात करने का मौका देंगे, सब कुछ करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आप अपनी कुर्सी पर लौट जाइए। लेकिन नियम, और फिर उसी समय आज मैं देख रहा था राज्यसभा में प्रमोद तिवारी कांग्रेस के, वो बाकायदे एक क्लॉज पढ़ के बता रहे हैं कि जब विपक्ष ये नोटिस दे तो आपको बाकी सारे काम रोक करके तुरंत चर्चा करानी चाहिए। बताइए सर, समझ में आ रहा है? तो धनखड़ जी एकदम गर्दन झुकाते हुए कह रहे थे हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों सदनों में चर्चा नहीं हो रही है। और आपने बहुत मार्के की बात कह दी कि जिस दिन बिल पास कराना होगा, और देश को चूंकि नैरेटिव दिया जा रहा है ना, देखो विपक्ष काम नहीं करने दे रहा सरकार को, देखो ये विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, देखो ये विपक्ष संबल में कैसे दंगा करा रहे, जैसे सपा ने करा दिया दंगा संबल में, तो अजमेर में मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजने कौन चला गया? तो अब इस देश में 2025 में जनने वाली है, जाति जनगणना का सवाल न पैदा हो जाए, सामाजिक न्याय का सवाल न पैदा हो जाए, संविधान के क्लॉजेस पर बात न हो, चुनाव आयोग और ईवीएम पर बात न हो। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में बंदूक तान दी वोटर के सामने, चुनाव परसेंटेज गिर गया, खुलेआम लूट लिया जमहूरियत को, चर्चा ना हो। इसलिए एक बार संभल लो, फिर अजमेर लेना, फिर उसके बाद और किसी मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेंगे, रोज इस पर काम करो और ये पूरे लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला करो। मुझे लगता है कि ब्रॉड नैरेटिव में इस दोनों सवालों को देखना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बातें हैं और क्या ताकि हेडलाइंस मैनेजमेंट जो है वो किया जा सके, हेडलाइंस से वो तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं, वो हटाए जा सकें। बात हो अजमेर की, बात हो संभल की और इसी के इर्द-गिर्द लोगों को घुमाया जाए, जज़्बाती तौर पर उनको बेवकूफ़ बनाया जाए और उनको ये बताया जाए हर दरगाह, हर मस्जिद के नीचे जो है दरअसल मंदिर है और यही सब कुछ किया जाए, निचली अदालतों में पहुँचा जाए और वहाँ से जिस तरह के निर्णय आ रहे हैं, जिस तरह की इजाज़त मिल रही है, वो बहुत बड़े सवाल तो पैदा करती ही है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने सवाल नहीं उठाए हैं। शायद संभल की घटना वो एक ऐसी घटना है जिसके बाद मैं कहूंगी कि जैसी उम्मीद विपक्ष से की जाती है, उस तरह के उनके वक्तव्य तमाम रहे हैं और कोशिशें भी रही हैं। अब देखना ही होगा कि कौन संभल पहुंचता भी है। लेकिन सवाल मेरा वही डॉक्टर सुनीलम, इलेक्शन से पहले भी आपसे बात होती रही और आप जैसे तमाम विश्लेषक और एनालिस्ट लगातार ये कहते रहे जो जमीन पर हैं कि महाराष्ट्र में एज है महाविकास अघाड़ी को। जब हम हरियाणा की बात कर रहे थे तब कहा गया कि कांग्रेस को एज है, लेकिन तमाम इस तरह की चीजें, तमाम सर्वेस, हर चीज जो है वो जब रिजल्ट आते हैं तो धराशाही हो जाती है और लोगों में एक मायूसी एक पैदा हो गई है कि होगा तो वही जो बीजेपी चाहेगी। अब इस सवाल को अगर कोई
सही कर सकता है तो वो है विपक्ष, कि उसका ये काम है कि जो आप वर्बली चीजें कह रहे हैं, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा या अखिलेश यादव ने उससे पहले जो कहा या और भी तमाम नेता संजय राउत से लेकर तमाम जो कह रहे हैं, अब वो जमीन पर उतरे, क्योंकि जब तक सड़क पर आके आप एक तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, चुनाव आयोग को, सरकार को मजबूर नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी कहते रहिए। फिर अगला चुनाव है, वो चुनाव है दिल्ली का और फिर बिहार का, फिर ऐसा ही कुछ होगा और फिर आप हाथ मलते हुए रह जाइएगा। जो बातें कही हैं उससे सहमति व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं असल में कि पार्लियामेंट जो है उसको जो उससे उम्मीद है वो करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन उसको बाधित किया जा रहा है। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट आ गई है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसकी जिम्मेदारी होती है हाउस को चलाना और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर चलाना। ये जो है स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। तो स्पीकर अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, सरकार विपक्ष की आवाज को बंद जो है वो करके रखना चाहती है और असल में वो भाग रही है बहस से, मुंह चुराने का काम कर रही है। और अगर बहस कराने की इच्छा होती तो भाई दो चार ही तो मुद्दे हैं। मुख्य मुद्दा इस समय जो है वो संभल की हिंसा का मुद्दा है, किस तरीके से वहां के अनुज चौधरी जैसे अफसर तमाम जिनका पूरा जो एक तरीके से जिनका पास्ट ही सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, किस तरीके से वहां 5-5 लोगों की हत्या होती है, सांप्रदायिक हिंसा प्रायोजित वहां पर की जाती है और जैसा अखिलेश जी ने बोला इसलिए किया जाता है ताकि जितनी भी गड़बड़ियां चुनाव के अंदर हुई हैं उनको ढका जा सके। तो भाई एक तो इसके ऊपर बहस होनी थी 3 घंटे की, इस पर बहस हो जाती, मणिपुर के ऊपर बोल रहे थे उसके ऊपर बहस हो जाती, इसके बाद एक 3 घंटा और अडानी पर हो जाती। तो रोज 3-3 घंटे की अगर बहस करा लेते तो जो है विपक्ष को भी बोलने का अवसर मिलता और सत्ता पक्ष भी जो भी कुछ उस पर कहना चाहता है, सफाई देना चाहता है, वो भी अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन अगर ये सदन का अगर स्पीकर ही तय कर ले या सदन का लीडर ही ये तय कर ले कि हमारे को संसद के अंदर बहस होने ही नहीं देनी है, तो फिर वही होगा जो कुछ हो रहा है कि चौथे दिन भी फिर जो है स्थगित हो गई। तो अब सवाल इस यहां पर ये आता है कि ये टैक्स पेयर्स मनी है और इसके अंदर करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है, तो जो लोग टैक्स देते हैं वो भी पूछते हैं कि भाई हमारे पैसे को बर्बाद क्यों कर रहे हो। अगर इसमें आपको ये है कि हाउस चलाना ही नहीं है तो पार्लियामेंट जैसा मामला और ईवीएम से ही अपने निकालने हैं आपको सांसद, तो फिर नियुक्तियों जैसा कुछ एक प्रोसीजर आप कर दो कि भाई जो है अपनी नियुक्तियां हो जाएंगी, उसी से सरकार चलाने का काम करेंगे। आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो इथिक्स हैं, जो उसके मूल सिद्धांत हैं, उसके अंदर ही आपका भरोसा नहीं है। तो ये वाली बात तो, और अब देखिए ऑपोजिशन जो है वो 145 का जो आपने जिक्र किया था वो जमाना चला गया है ना। अब ये जमाना 234 235 का जमाना है और ये जमाने के अंदर जो लोग हैं वो बहुत सब तगड़े लोग हैं और एक तरीके से यूनिफाइड विपक्ष है। वो जो भी कुछ चलता रहता है कहा सुनिए वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन हाउस के अंदर हमने ये देखा है कि पूरा विपक्ष लंबे समय से एक साथ काम कर रहा है। मतलब सरकार को घेरने के लिए अडानी का अगर मामला आएगा तो टीएमसी वाले जो भी कुछ टिप्पणी टीका करते रहे, लेकिन अडानी को लेकर तो वो भी मुकाबला करने के लिए आ जाते हैं और भी बाकी सब लोग जो है आपको मालूम ही है उन्हीं को लेकर के किस तरीके से जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, ये सब जानते हैं टीएमसी के सांसदों के ऊपर। तो मेरा मतलब ये है कि संसद की लड़ाई बहुत मजबूत है, लेकिन असल में जो अब जरूरत है वो सड़क की लड़ाई की जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए है कि जब ब्लेटेंटली बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है कि एक जो सांसद के लिए चुनाव लड़ रहा है एक पार्टी का, वो ये कह रहा है जी कि मेरा ही वोट नहीं निकला इसमें। दूसरा जो एक पार्टी का कैंडिडेट है वो लड़ा, वो ये कह रहा है कि भाई मेरे 60-70 तो मेरे खुद के रिश्तेदार थे, सबने जाके वोट डाला और उसके अंदर 4 ही वोट निकले। और फिर जिस तरीके से आपने जो बताया है कि भाई आप 1% का डिफरेंस था लोकसभा में, जब 40 में से 31 सीटें मिली थी तो 1% का डिफरेंस था।
अब वो 14% का डिफरेंस अचानक वो कैसे हो गया? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई शिंदे जी ने कि लोगों का इतना बड़ा भारी हृदय परिवर्तन हो गया? और हृदय परिवर्तन हो ही जाता तो फिर वो नांदेड़ के अंदर सांसद कैसे जीतता और नीचे की सब सीटें जो है वो कैसे जो है वो महाविकास आघाड़ी के खिलाफ में चली जाती? ये सब सवाल जो हैं असल में मेरे को ऐसा लगता है कि अब जो पूरा मामला है इस देश में, वो विपक्ष को, अडानी को तो खैर जो कुछ करना है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड तो होना ही चाहिए। जिस तरीके से अगर 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी हुई है अमेरिका के कोर्ट के अंदर, अगर जो है उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। ये लॉ ऑफ द लैंड है, किसी की भी होती है तो उसकी भी होनी चाहिए, मतलब कानून के सामने सब एक हैं। ये भारत सरकार को साबित करने का मामला है। लेकिन इसके साथ साथ में जो जवाब देने हैं वो तो चुनाव आयोग को देने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो विलन है असल में इस देश में संसदीय लोकतंत्र का, वो विलन तो चुनाव आयोग है। और वो चुनाव आयोग जो है उसके साथ साथ में जो गठबंधन है वो देश के सुप्रीम कोर्ट का है। और दोनों मिलकर के उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से 50 करोड़ में एक एक विधायक खरीदा गया, 50-50 खोखे के अंदर, और उसके बाद में वो सरकार को लेजिटिमेसी दे दी और उसके बाद में उन्हीं लोगों के हाथ में पार्टी सौंप दी जो ओरिजिनल लोग थे, उनसे सिंबल भी छीनाने का काम कर लिया। और जिस तरीके की जो शिकायतें आई, भाई अगर लोग कह रहे थे 17 सीट फॉर्म को लोड करो, महाराष्ट्र के अंदर 5 बजे चुनाव खत्म हुआ, मान लीजिए कहीं पर 6 बजे चला, 7 बजे तक चला, उस समय 17 सी फॉर्म आप लोड कर लेते और उस समय आप जो है एग्जैक्ट फिगर बता सकते थे, क्योंकि वो तो सम टोटल करना है। हर बूथ का अगर आपके पास में टोटल है जो कि फॉर्म में लिखा रहता है तो आप वो कर लेते। तो फिर ये जो फिर 7.5% आपका बढ़ गया, जो 6.5% हरियाणा में बढ़ गया था, जो अभी आपने फिगर बताया कि लाखों के जो वोट है, मतलब ईवीएम में डलते कितने वोट हैं, निकलते कितने वोट हैं। अब चुनाव आयोग अगर इतना ही लोगों को कन्विंस ना कर पाए कि भैया जितने वोट डले उतने ही निकले हैं, है ना, तो आपकी साइड से ये पता चल रहा है कि जितने डले हैं उससे ज्यादा निकले हैं या उससे कम निकले हैं। तो कम से कम जो मिनिमम चाहिए इस देश का, जो एक एक मतदाता या एक नागरिक जो चाहता है, वो केवल इतना चाहता है कि भाई आप इतना तो चुनाव आयोग है, तो जो लोगों की शंका है ईवीएम को लेकर के, आप उस शंका को आप दूर कर दो। वो शंका उसकी बैटरी को लेकर भी है कि जहां पर हरियाणा के अंदर 60-70% का बैटरी डिस्चार्ज निकलती है, वहां पर जो है कांग्रेस जीत जाती है, 99% निकलती है, वहां भाजपा जीत जाती है। बैटरी वाला कर दो, 17 सी फॉर्म का कर दो। वीवीपीएटी पैट की पर्ची की गिनती में क्या दिक्कत हो सकती है चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को? तो असल में दिख ये रहा है, सीधा सीधा ये दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और जो है सीधा चुनाव आयोग और जो कार्यपालिका इस समय जिसका काम है संविधान के अनुसार काम करना, कानून के अनुसार काम करना, अब वो केवल और केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं के तौर पर आईएएस और आईपीएस अधिकारी और पूरी ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से काम कर रही है, तो मुझे लगता है जिस संविधान की बात इस समय पूरा विपक्ष कर रहा है, जिसको लाल रंग देख करके नक्सलवादी विचार के साथ में जोड़ने का काम जो है सत्तारूढ़ दल के लोग कर रहे हैं, तो वो संविधान के जो चारों स्तंभ हैं असल में वही डगमगा गए हैं। और उसके अंदर अगर उसमें डगमगाने का काम जो है उसको बैलेंस करने के लिए ही तो था न्यायपालिका, उसी के लिए तो था कार्यपालिका, उसी के लिए तो मीडिया था। लेकिन तीनों के ऊपर कब्जा कर लिया अडानी अंबानी ने, और वो तीनों पे कब्जा करने के बाद में उन्होंने विधायिका पे कब्जा कर लिया। तो अब चारों ही जगह पर अगर कब्जा हो गया है तो इस कब्जे से मुक्त कैसे होगा? एक रास्ता श्रीलंका में दिखाया गया, एक रास्ता बांग्लादेश में दिखाया गया, आजकल एक रास्ता पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। कुल मिलाकर के हम हिंसा विरोधी हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो लेकिन आपको करना पड़ेगा सड़कों के ऊपर आकर ही। और इस समय ईवीएम को लेकर के पूरे देश में जो संदेह पैदा हो गया है, मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट कहना है। और मैं जिस दिन महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था उसी दिन मैं कह रहा था कि इस रिजल्ट को अस्वीकार कर देना चाहिए, आपको रीपोलिंग की बात करनी चाहिए। आपने एक बार ईवीएम से करा लिया, बहुत बढ़िया,
अब आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, 7 दिन के अंदर आप जो है बैलेट वैलेट छपवाइए, जितना टाइम लगता है आपको 15 दिन का, आप 15 दिन लेकर के आप फिर से बैलेट से करा दीजिए। और जितने भाषण हैं बांटने काटने के, या आप एक हो साथ सेव करो, जो भी कुछ करना सब कुछ करके आ जाइए, एक बार फिर करा लीजिए। और हम, अगर यही इलेक्शन रिजल्ट आ जाता है उस बैलेट से और उस वीवीपीएटी पैड की गिनती से, तो उसको हर आदमी, पूरा अपोजिशन भी और पूरे मतदाता भी स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। एक बार ऐसा कर ले चुनाव आयोग, इसके अंदर क्या दिक्कत की बात है? लेकिन वो करने को ही तैयार नहीं है। जिन जगहों पर आपको मालूम है कि यूपी के अंदर जब इलेक्शन हुआ, और पहले तो उन्होंने जैसे रामपुर मॉडल, मतलब कि पूरा का पूरा डिलीट ही कर दिया, जो विपक्ष के कैंडिडेट्स जो उनके मतदाता थे उनके नाम कर दिए, और इस बार जो है नाम तो थे लेकिन उनको वोट नहीं डालने दिया। तो ये सब आप वहां पर जब कैंडिडेट कह रहा है, रिपोल की बात कह रहा है, आमतौर पर ऐसा होता है कि कैंडिडेट अगर लिख करके दे दे और आपको ब्लेटेंटली वो तथ्य दिखा रहे हैं कि भाई ये सब कुछ हुआ है, तो वो तो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से जो है रिवॉल्वर लेकर के महिलाओं को रोकने का काम चल रहा था, और एक जगह नहीं चल रहा था, 50 जगह पर चल रहा था। और आपने उन आरोपों को स्वीकार किया, तभी आपने 10 लोगों को आपने जो है ड्यूटी से हटाने या निलंबित जो भी कुछ करने का काम किया था, तो आपने उसे एक्नॉलेज किया था। तो आपको जो है चुनाव वहां पर री इलेक्शन आपको कराना चाहिए था, लेकिन वो भी आपने नहीं कराया। तो मेरा तो कहना यह है कि महाविकास अघाड़ी का पहला काम यह है, अनिश्चितकालीन आंदोलन करे। वो ये कह दे कि हम इस सरकार को, ये इलेजिटिमेट सरकार है, हमारे या तो जो विधायक है वो इस्तीफा देंगे, या फिर रोज वो जब सदन चलेगा तो अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे, और बाहर अनिश्चितकालीन आप धरना चलाने का काम करिए। और थोड़े ही समय में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि सरकार को जो है वो अपने आप ही इस्तीफा दे देना पड़ेगा, जनता उसका इंतजाम पूरा कर लेगी। और दूसरा मेरा कहना जी। यह है कि इंडिया गठबंधन केवल इस देश के मतदाताओं के प्रति, बड़ा विपक्ष की भूमिका निभाना वगैरह तो बहुत दूर की बात है। आप कम से कम इस देश को, जो विपक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष तो जो है कब्जा किए ले रहा है, सत्ता पक्ष तो पूरे तरीके से इलेक्शन को अपने लिए मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन केवल और केवल इतना ही काम करे कि वो ये देश के मतदाताओं को विश्वास करा दे कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। फिर मतदाता अपना करेंगे जी। किसको देना है किसको नहीं देना है, लेकिन वो करने के लिए चुनाव आयोग को घेरना पड़ेगा। ये जो राजीव कुमार नाम के जो शख्स हैं, इनका कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा, महाभियोग इनके खिलाफ में लाना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस देश में अकेली, ये तो 28 पार्टियां तो बहुत हैं भारत, ये जो है इंडिया गठबंधन में, अकेली समाजवादी पार्टी की जो है हैसियत इतनी है कि अगर वो तय कर ले और ये ऐलान हो जाए कि चुनाव आयोग को घेरना है, तो देश के समाजवादियों का 90 साल का इतिहास है और बड़े बड़े संघर्षों का इतिहास है। तो जब अंग्रेजों से छुड़वा, तो ये चुनाव आयोग जो है इसको तो रास्ते पर लाने के लिए सक्षम है, लेकिन आपको निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय पहले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को करना पड़ेगा, पार्टियों को इंडिविजुअली करना पड़ेगा, आपको मिलकर करना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन को, अब तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, सब नेता वहां पर हैं, रोज बैठे जब तक कि क्लिंच ना हो जाए कि किन बातों को लेकर के आप अंदर करिए पार्लियामेंट में, जनता बाहर करेगी, आपके संगठन के लोग बाहर करेंगे, लेकिन मैदान में तो उतरिए। हम तो उतरे थे 26 तारीख को संविधान दिवस के ऊपर 500 जिलों के अंदर किसानों मजदूरों ने अपने प्रदर्शन किए, हमारी जितनी ताकत थी हमने किया। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, और ये इंडिया गठबंधन के लोगों को कहना चाहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने एक मॉडल दिया है, आंदोलन का एक मॉडल दिया है। अगर जो है किसान, गांव में रहने वाला किसान, बिना किसी जिसे संसाधनों वाला किसान, बिना कोई मीडिया के अंदर अपनी दखल रखने वाला किसान, अगर 380 दिन आंदोलन चला सकता है, तो इंडिया गठबंधन क्यों नहीं चला सकता? उनके पास कोई संसाधनों की कोई कमी नहीं है, उनके पास में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, उनके पास में किसी चीज की कमी नहीं है ना? और पूरा अगर एक बार को ऐसा अनिश्चितकालीन शुरू करेंगे, तो हमारा तो गोदी मीडिया आता नहीं था, लेकिन इंडिया गठबंधन के लीडरशिप जब बैठेगी संसद को घेर करके या चुनाव आयोग को घेर करके, तो पूरी दुनिया का मीडिया दिखाएगा, है ना? नतीजे निकलेंगे। और लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता के बीच में जाना, सड़क की लड़ाई लड़ना, एकमात्र यही तरीका मिश्रा जी मेरे को समझ में आता है। जी।
बिल्कुल, और अब लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां बन गई, इसके अलावा कोई और अब ऑप्शन रह भी नहीं गया है। ज्ञापन सौंपने से, सोशल मीडिया पर तथ्य रखने से या फिर कोई बात एक बार कह देने से भर से कुछ नहीं होगा, बल्कि अब आपको निर्णायक भूमिका में आना होगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, अभी अगर आप ये देखें कि अभी तो ये चुनाव महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक तरह से लग रहा है कि लूटा गया है पूरा चुनाव, ये विपक्ष कह रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो भी हमने देखा। इसके अलावा अब आने वाले वक्त में दिल्ली का भी चुनाव है, बिहार का भी चुनाव है और फिर उत्तर प्रदेश में 2027 में भी एक बड़ा चुनाव है जो कि बहुत कुछ तय करने करेगा 2029 के लिए भी। तो ये परिस्थितियां तो पैदा होती रहेंगी, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट में बयान दे दें, पार्लियामेंट के बाहर बयान दे दें, इस सबसे अब काम नहीं चलने जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अब ये पूरी की पूरी लड़ाई किसी निर्णायक मोड़ पर आनी चाहिए और जो कहा जा रहा है वो प्रैक्टिकली नजर आना चाहिए, तभी तो लोगों को आपकी बात पर यकीन होगा। वरना कुछ दिन के बाद ये मामला ठंडा होने लगेगा जो अभी गरमाया हुआ है और फिर उसके बाद कुछ नहीं। निश्चित रूप से बुसरा जी, अभी पिछली टिप्पणी में भी मैंने यहीं पर खत्म किया था कि चाहे वो ईवीएम का सवाल हो, चाहे वो जनता के वे मुद्दे जिन्हें आप भारत की राजनीति का केंद्रीय विमर्श स्थापित करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, संविधान के हिफाजत को प्रमुख विमर्श बना रहे हैं, तो आपको इस देश की जनता को ये भी बताना पड़ेगा कि संविधान खतरे में कैसे है। केवल हाथ में किताब लेने से मामला बनेगा नहीं और केवल कुछ चंद औपचारिक तरह के सेमिनार गोष्ठियों से भी मामला बनेगा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के सामने बार बार उन्हीं बातों को दोहराने से नहीं बनेगा। गांव लेवल पर, जमीन के लेवल पर, जिन्हें शायद पता नहीं है कि संविधान आपको मैं बीच में थोड़ा सा मैं रोक रही हूँ। देखिए, आपको दो एग्जांपल्स मैं यहाँ पर कोट करना चाह रही थी। साइकिल यात्रा निकाली थी अखिलेश यादव ने और उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूरी स्थिति बदल गई थी और जब ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अब खत्म हो रही है, अब उसका दौर खत्म हो रहा है, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था। कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी लगभग 100 सीटों पर आ गई और 240 पर इंडिया गठबंधन ने मिलकर, जिसकी बुनियाद एक तरह से राहुल गांधी ने रखी, 240 पर 400 पार की बात करने वालों को और तमाम कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद उनको 240 पर रोक दिया गया। तो ये आंदोलन हुए हैं, सड़कों पर निकले हैं और उसका नतीजा पॉजिटिव रहा है। ये तो हमारे सामने एग्जाम्पल है। निश्चित रूप से मैं जो जवाब देना चाह रहा था, आधी बात आपने कह दी, तो मैं उसकी सहमति के साथ दर्ज कर देता हूँ कि दोनों बड़े नेताओं को, और आज की तारीख में मैं कहूँ कि अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, इवन अगर एक चुनाव जीत जाएं तो आप देखिएगा कद बढ़ जाएगा तेजस्वी यादव का। आज शपथ ले रहे हैं हेमंत सोरेन, उनको भी हम बधाई देते हैं यहाँ से। ये वो पीढ़ी है जो बेखौफ होकर के, हेमंत सोरेन जेल में गए, हेमंत सोरेन बाहर आए, उसके बाद चुनाव लड़े और वो भी कोई सामान्य चुनाव नहीं था। वहां पर मतलब क्या नहीं हो रहा था, बस ये है कि उस पर वो आज शपथ ले रहे हैं। ये उस संघर्ष और जमीनी संघर्ष और पकड़ की एक बात है। ये वो पीढ़ी है ना जो राजनीति के उसूलों मूल्यों को फिर से स्थापित करना चाहती है। आप आज की तारीख में, मैं आपसे कहूं कि आज के राहुल गांधी को अगर आप सुन रहे हैं, अगर आज के अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं और गहराई से सुन रहे हैं, तो वो केवल वोट की बात अब करते ही नहीं, वो इस देश के आत्म की बात करते हैं। वो संवैधानिक मूल्य क्या है, मानवीय मूल्य क्या है, समानता और न्याय क्या है, इस तरह से अगर जब कोई सोचता है तो मैं इतना तो देखता हूं कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और इस देश की राजनीति को इसकी जरूरत है। चुनाव आज हार गए आप, कम जीते, ऐसा कि हारे नहीं है, बहुत सारी चीजों में हराया भी जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो मैं 5 सीटें वो जानता हूं जिनमें हरा दिया गया। लेकिन इस राजनीति को जो स्थापित ये कर रहे हैं, इसका भविष्य सुनहरा है। एक तो उम्मीद ये बचती है। इस तारीफ के साथ, इस प्रोत्साहन के साथ, मैं एक सलाह के तौर पर एक बात कहता हूं, जनता तक पहुंचना। जब आपके पक्ष में मीडिया नहीं है, मानवर कांशीराम मीडिया घरानों को इंटरव्यू देने से बचते थे। बहुजन समाज पार्टी बहुत, अभी भी मायावती जी लिख करके ले आती हैं, पढ़ती हैं, उसके बाद चलिए उनकी राजनीति को छोड़ देते हैं। अभी उनको पता था कि वो कहेंगे कुछ
मीडिया दिखाएगा कुछ, या तो उन्हें इग्नोर करेंगे या उनकी छवि खराब करेंगे या उनसे सवाल पूछेंगे। आज यही हो रहा है। तो इस तरह से जब मीडिया आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में जनता है, अब तो आपके पास पावर है। नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी आज की तारीख में, अखिलेश यादव तीसरे सबसे बड़े नेता हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, बहुत सही लाइन पर खड़े हैं। लेकिन मैं 2025 को एक निर्णायक साल की तरह देखता हूं। यहां जनगणना होने वाली है, और जनगणना ऐसे वक्त में होने वाली है कि वो वक्त मुझे याद आ रहा है 1990 का। मंडल आंदोलन आया और मंडल की सिफारिश लागू हुई, भाजपा आरएसएस विरोध सामने से नहीं कर पाए, वो कमंडल ले आए, वो मंदिर ले आए, और उसकी आड़ में समर्थन वापस लिया और मंडल के खिलाफ खड़े हुए। इस समय जाति जनगणना के खिलाफ सीधे बोलने की हिम्मत बीजेपी और आरएसएस में नहीं है, लेकिन वो जाति जनगणना विरोधी हैं। राहुल गांधी भी जाति जनगणना चाहते हैं, अखिलेश यादव भी चाहते हैं, तेजस्वी भी चाहते हैं, हेमंत सोरेन भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्या वो निर्णायक लड़ाई 2025 में इस तरह से लड़ पाएंगे कि अगर जनगणना होगी तो बिना जाति जनगणना के नहीं होगी? इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है, क्योंकि जाति जनगणना से केवल ये नहीं होगा कि वो केवल जाति जनगणना हो जाएगी, वो सांप्रदायिकता के जो मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजने की राजनीति चल रही है, नई लाशें बिछाने की खातिर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, इससे देश को आप बचा सकते हैं। मुसलमानों को इस देश में विलन बना दिया गया, मार दीजिए गोली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी गोली से मर गए। ये जो वहां का सीईओ है, ये रील वाला सीईओ, चंद रोज पहले मैंने देखा कि वहां एक कीर्तन भजन मंडली में भजन गा रहा है, तो उसका अपना धर्म है इसका मतलब? तो न्याय कहां है? जब उसको न्याय में लेना पड़ेगा तो वो किस धर्म के लिए खड़ा होगा? निष्पक्ष और तटस्थ हो पाएगा क्या इस देश का लोकतंत्र, चुनाव आयोग, पुलिस? अभी मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं बुशरा जी, ठीक इसी समय एक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, जिसमें एक जस्टिस ने अभी बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता का सुख भोग रही है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो तटस्थ है, निष्पक्ष है या अपने न्याय के लिए काम कर रही है। ये टिप्पणी कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। किसके लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस पर। बुलडोजर किसने रोका उत्तर प्रदेश का? जो संविधान के ऊपर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने। तो बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छा काम कर लेता है। ये जो सांप्रदायिकता की आग लगाई जा रही है, इससे इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो मुद्दा है सामाजिक न्याय का मुद्दा। वो मुद्दा है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय, जाति जनगणना का मुद्दा, शिक्षा और रोजगार का मुद्दा। इस मुद्दे से जोड़ लीजिए आप महंगाई को, बेरोजगारी को, ईवीएम को, चुनाव आयोग को, अडानी को, क्योंकि गोलबंद कोई अडानी के नाम पर कोई जन आंदोलन नहीं खड़ा हो पाएगा। अडानी के नाम पर या ईवीएम के नाम पर बहुत कोशिश हुई, लेकिन अभी जन आंदोलन टाइप का माहौल बना नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र में कोशिश हुई, हमने देखा, वहां गांव के लोग उतर गए। ये एक विधायक कह रहा है, प्रत्याशी था, कह रहा है कि 2 वोट मिला, 5 वोट तो हमारे घर का था, लेकिन जन आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा। जनता शायद ये कॉमन सेंस से समझ जाती है, नहीं झारखंड तुम जीत गए तब तुम्हें ईवीएम सही लगी, और कर्नाटक जीत गए तब सही लगी, ये जल्दी कन्विंस हो जाता है। अब इसका काट क्या है? वही है आर पार की लड़ाई। अगर साल 2025 को इंडिया गठबंधन, जिसके पास बहुत ताकत जनता ने सौंपी है, अखिलेश यादव, अभी सुनीलम जी की बात से 100% सहमत, अकेले समाजवादी लोग अगर सड़क पर उतर जाएं, उत्तर प्रदेश की एक सड़क नहीं बचेगी। एक उत्तर प्रदेश की तो मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां वो ताकत में है, लेकिन पूरे देश में से है। आज कांग्रेस में राहुल गांधी, मैं अभी फिर से इस डिस्क्लेमर के साथ कि राहुल गांधी का साथ कांग्रेसी ही नहीं दे रहे हैं, थोड़ा उनमें भी सुधार की जरूरत है, लेकिन राहुल गांधी जिस तेवर के साथ काम करना चाहते हैं, अखिलेश यादव जिस तेवर के साथ काम करना चाहते हैं, अब इन्हें एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा जो 1 साल की निर्णायक लड़ाई, क्योंकि भाई देखिए, आपके हाथ से हरियाणा गया, आपके हाथ से महाराष्ट्र गया, अब आप कुछ भी कहते रहिए, सरकार में वो बैठ जाएंगे। कल को बिहार में चुनाव होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है, हमें नहीं पता क्या होगा। इन 2 राज्यों के चुनाव के बाद, जहां बीजेपी को ही नहीं पता था कि ये दोनों जगह पे वो जीत रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बजाय एक जगह बाद में हरियाणा में, पहले हरियाणा में कराया, फिर वहां कराया, दोनों जगह जीत गए। कैसे होगा? उपचुनाव अखिलेश यादव बोलते रह गए कि ये उपचुनाव धांधली से जीत रहे हैं, फिर भी जीत तो गए ना। 27 में फिर चुनाव होगा, अगर हम ऐसी धांधली करते रहे
चुनाव आयोग को अखिलेश यादव ने इतनी नोटिस दी। मैं एक समाजवादी पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, मैं तो इस बात को कहता हूं शोध की तरह इसको किया जाए। जिस दिन वोटिंग होती है सैकड़ों ट्वीट और कंप्लेन वो चुनाव आयोग को करते हैं, सैकड़ों। और इससे डर भी पैदा होता है दुरुपयोग करने वालों का, और लोगों के बीच आत्मविश्वास होता है। 12 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आए कि अगर कोई रोके तो रुकना मत, वोट जरूर डालना। उससे कॉन्फिडेंस आया। नेता लड़ता हुआ ही दिखता है विपक्ष का, तभी वो मजबूत हो। राहुल गांधी जब लड़ते हुए दिखते हैं ना, तो राहुल गांधी लगता है कि हाँ ये विपक्ष की जिम्मेदारी। आपको जनता ने इसलिए ताकत दी है, आप डरिए मत। आप सदन नहीं चलने देना, नहीं चलने दीजिए, बैठिए सदन के बाहर धरने पर और समझाइए, सड़क से सदन को संबोधित करिए, क्योंकि आपके पास सड़क है, आपके पास सदन नहीं है। और सड़क पर जनता ने आपको ताकत दी है। इसलिए मैं केवल इतना दोहराना चाहता हूं, चाहे वो ईवीएम की लड़ाई हो, चाहे वो अडानी की लड़ाई हो, चाहे वो सांप्रदायिकता का इतना बड़ा जहर जो देश में फैलाया जा रहा है। रोज मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजा जाएगा अब इस देश में, यही सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है। और अगर ईवीएम पर जाएगा तो वो रद्द हो जाएगी। कल को खुदाई कराने वाले बुद्धिस्ट लोग पहुंच गए कि अब मंदिर के नीचे भी खुदाई करो कि बौद्ध कहां है, बौद्ध मठ कहां है। 500 साल का हिसाब क्यों लेते हो, 5000 साल का हिसाब क्यों नहीं ले? तो इससे कुछ देश को हासिल नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन केवल ये है, बौद्धिक जमात से, सामाजिक लोगों से, और आप जैसे प्लेटफॉर्म के लोग हैं जो अपने आका के गुलामी होकर के नहीं, आपके सारे डिबेट देखे जाएं। ये प्लेटफॉर्म नए प्लेटफॉर्म है। हम जैसे लोग तो नौकरी कुर्बान करके, सुनीलम जी का पूरा संघर्ष का इतिहास रहा है, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं। साल 2025 अगर निर्णायक होगा तो 1925 में जो खतरा इस देश के सामने आया था, वो 2025 के जाते जाते थोड़ा खत्म हो, कमजोर हो और संविधान जीते। इसके लिए इंडिया गठबंधन को बहुत निर्णायक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया और सेमिनार की बजाय सड़क पर लड़ते हुए दिख जाएंगे, तो बाकी आपकी मेहनत कामयाब हो जाएगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि लोकतंत्र और संविधान दोनों महफूज हो जाएगा। जी, शुक्रिया। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें, लगभग आपने तमाम बातों को एक तरह से सम अप कर दिया है, और ये बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं और कही जानी है, और जिस तरीके से कही जानी चाहिए थी, बिल्कुल आपने उसी तरीके से उन तमाम बातों को यहाँ पर रखा है डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। और डॉक्टर सुनीलम जी, वक्त की बहुत कमी है, बहुत संक्षेप में आपसे मेरा सवाल कि लग ही रहा था 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ कि सांप्रदायिक सियासत को लोगों ने नकारा है। नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की थी, जो भी जिस तरह के वो बयान दे सकते थे वो उन्होंने दिए, लेकिन लगा लोगों ने उन्हें नकार दिया। झारखंड में भी उन्होंने कहा कि घुसपैठिया आपकी बेटी ले जाएंगे। उस तरह के जो सबसे निचले स्तर के जो बयान हो सकते हैं वो देश के प्रधानमंत्री ने वहां दिए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत वहां पर लगाई, लेकिन वहां पर वो हार गए। यानी कि उससे ही पता चलता है कि वहां पर भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और ये सब कुछ नहीं चला। लेकिन फिर क्या कटेंगे बटेंगे ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में चली, ये लोग सवाल अब उठा रहे हैं, और इसके जरिए वो जो चुनावी धांधली हुई है उसको कम करने की वो कोशिश कर रहे हैं, या वही उनका एजेंडा है। मेरा सवाल ये कि क्या अभी भी आपको ये लगता है कि लोकतंत्र, संविधान को बचाना, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, जातिगत जनगणना, ये तमाम मुद्दे अभी भी सांप्रदायिक सियासत पर भारी पड़ रहे हैं? और क्या आपको लगता है विपक्ष को इन मुद्दों को नहीं छोड़ना चाहिए और इसी पर ही काम करना चाहिए, या आपको लगता है कि रणनीति में चेंज की जरूरत है हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद? बुशरा जी, रणनीति में तो असल में जनता जब ये तय करती है, आपको मालूम होगा इमरजेंसी इस देश में लगी और पूरा अपोजिशन 19 महीने जेल के अंदर था, लेकिन छात्रों ने तय किया। तो जब लक्ष्मण यादव जी बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब भी हैं, तो मेरे को लग रहा था कि मैं इनसे कहूं कि भाई आप सब काम छोड़ दीजिए, बाकी काम लोग कर लेंगे। केवल और केवल इस देश के छात्र और युवा जो बेरोजगार हैं, और जो सबसे बड़ा इस समय इशू है इस देश के अंदर बेरोजगारी का, मुझे लगता है कि देखिए लोग जो है ना वो बहुत समय तक इंतजार नहीं करते। जो 1942 के अंदर आप याद करिए सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, या दी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। गांधी जी ने जब कॉल दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस के सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या हुआ, देश की जनता ने उस लड़ाई को लड़ा। समाजवादियों ने, डॉक्टर लोहिया ने, जेपी ने, यूसुफ मेहर अली ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, अरुणा आसिफ अली ने, उन्होंने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। जनता सड़कों पर आ गई और ये दुनिया का सबसे बड़ा मास मूवमेंट बन गया।
उसी तरीके से अब आप देखिए कि जब इमरजेंसी में लोग जेल के अंदर सबको बंद कर दिया, तो किसने लड़ाई को लड़ने का काम किया? पार्टियों के सब नेता जेल में थे, छात्रों ने मोर्चा संभाला, उन्होंने चैलेंज किया और उसके बाद में जब जेपी बाहर जेपी जो है उन्होंने एक मॉरल अथॉरिटी के तौर पर उसका नेतृत्व किया, पूरा सब कुछ बदल दिया। तो मेरा कहना यह है कि देखिए पार्टियों के लिए सब लोग इंतजार करने वाले नहीं हैं, है ना? किसानों ने जब लड़ाई लड़ी तो उसके अंदर अगर मैं ये पूछूं कि देश का पूरा अपोजिशन या पॉलिटिकल पार्टियों की कितनी भूमिका थी, सीमित भूमिका थी। अब उन लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन सड़कों के ऊपर जिस तरीके से किसान था उस तरीके से पार्टियों के कार्यकर्ता नहीं थे। तो मेरा कहना यह है कि लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लोग इंडिया गठबंधन से अपेक्षा कर रहे हैं, लोग जो इनका नाम अभी लिया कि लोग राहुल गांधी अखिलेश यादव से अपेक्षा कर रहे हैं, स्टालिन से। अब ये जो आए हैं, ये कोई हेमंत सोरेन का जो इतिहास है 50 साल वाला, अब सब जगह छपा है ना? केवल जो है लड़ लड़ के 50 साल के बाद आज हेमंत सोरेन की स्थिति में पहुंचे हैं। तो कैसे पहुंच गए वो? क्या हेमंत सोरेन की पार्टी अकेली लड़ ली? सबसे ज्यादा इस देश के अंदर अगर संघर्ष आदिवासियों का कहीं चल रहा है तो वो चल रहा है झारखंड के अंदर। उन सबका साथ लिया और सबने हेमंत सोरेन को साथ दिया। तो जो पूरे देश की जिसे सिविल सोसाइटी कहते हैं, नागरिक संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, महिला संगठन, युवा संगठन, दलित संगठन, सब संगठन जो है आज लड़ने के लिए तैयार हैं। होता यह है कि भाई अब चुनाव तो हम लड़ते नहीं है, चुनाव तो आप ही लड़ते हैं, तो पहले तो आपको भी तो आना चाहिए, या हमारे खाते में सब कुछ है। तो एक बार जो है लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन के लोग जो है वो सड़क पर आकर के लड़े, और नहीं तो जो परिस्थिति बन रही है जनता जी। खुद लड़ेगी। ये बात सही है कि लाभ तो फिर इंडिया गठबंधन को ही मिलने वाला है। सत्ता के अंदर तो जनता तो खुद तो जो आती नहीं है, सिविल सोसाइटी के जी। नेता तो सब तो कोई राज्यसभा लोकसभा में पहुंच ही नहीं जाएंगे, 2 4 10 पहुंच भी जाए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप एक परिस्थिति ऐसी बन रही है कि उस परिस्थिति के अंदर अडानी अंबानी से इस देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अंततः मैं इस बात से सहमत हूं कि जो जी। 1900 ये जो 2025 का साल है वो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका बदलाव की वो तय करेगा, और मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत मास पार्टिसिपेशन आने वाले समय के अंदर लोगों का होगा। जी। जी, बिल्कुल बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी आपका, डॉक्टर सुनीलम जी आपका। अपना कीमती समय देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर-सी बात है कि आने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण है, एक निर्णायक लड़ाई है और इसमें पूरे अपने दमख़म से लड़ना होगा इंडिया गठबंधन को, अगर वाक़ई में जो वो कह रहा है, वही वो चाहता है और वो चाहता है कि देश की जनता के साथ अगर इंसाफ़ हो। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।